नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राजभवन कूच किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस नेताओं को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी नेताओं में तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, गीता भुक्कल समेत 50 से अधिक कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया। दरअसल कांग्रेस नेता केंद्र सरकार की नीतियों, अडानी समूह को फायदा पहुंचाने की जांच, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनको रोक लिया गया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने ये मार्च निकाला था। अभी एमपी साहब ने अभी बताया आपको सारे समक्ष। तो आज ये जरूरत है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सरकार क्यों भाग रही है, आज क्या कारण है कि जो 38 सेल कंपनियों से काला धन अदानी की कंपनियों में लगा, आज ईडी कहाँ है, आज उससे भी कहाँ है। आज 44,000 करोड़ रुपए LIC का डूब रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज 82,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का डूब रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज JPC की कोई अगर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है विपक्ष की और 18 विपक्षी दलों की, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। ये अपने मित्रों को 1144 करोड़ रुपए एक कलम से कैबिनेट की मीटिंग में जा करके माफ कर देते हैं और 2 रुपए 94 पैसे को 3 रुपए 20 पैसे के हिसाब से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ये खुद जो है सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके मंत्रियों को ले लो और किसी को भी ले लो, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। के अंदर कांग्रेस पार्टी हर राजभवन पे गिराव, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारी मांग है कि जांच हो, जो अदानी समूह से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर आज देश में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से, राहुल गांधी जी ने संसद में इन बातों को रखा और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की और उनके माध्यम से जांच कराने की मांग को रखा। आज संसद में 18 दलों ने एक स्वर से उस मांग का समर्थन भी किया है और एक स्वर से एक मांग करी कि कैसे आज एक ऐसा देश के अंदर विचित्र हालात बने कि 10 लाख करोड़ एक समूह के डूबे, लेकिन उसके साथ साथ LIC के 44,000 करोड़ डूब गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूब गए और हर प्रदेश में उस ग्रुप के प्रति सरकार का रवैया उनको लाभ पहुंचाने का रखा, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है। हरियाणा में आपको पता है कि 3 कृषि कानूनों से पहले बड़े बड़े गोडाउन बनाने के लिए CLU दे दिया गया। हरियाणा के अंदर जो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, हुड्डा सरकार ने 2 रुपये 94 पैसे में किया था, उसकी जगह उसकी बिजली रोक दी गई उस समूह द्वारा और यहाँ तक कि 11 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली बाहर से लेनी पड़ी हरियाणा सरकार को, जिसका बोझ पूरी तरह हरियाणा की जनता पे पड़ा। और अब वो जो 14,000 जो है मेगावाट का जो वो समझौता था, 1400 मेगावाट का जो समझौता था, तो उसमें 200-300 मेगावाट कम करके 1000 मेगावाट से थोड़ा सा ज़्यादा इतनी बिजली सरेंडर करके कैबिनेट ने 3 रुपये 20 पैसे में समझौता दोबारा से उसको रिन्यू करने का काम किया है। तो क्या ये जो है इस प्रकार से लाभ पहुंचाना, एक उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचाना नहीं है। तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, जिनकी अगुवाई में प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज अपना प्रदर्शन किया है। इसको लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों पर एक नजर, उसके बाद आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। सवाल यह है, विरोध वाली सियासत से कांग्रेस में आएगी जान। कांग्रेस पार्टी क्या इन मुद्दों को बेहतर तरीके से जनता के बीच में जब उठा रही है तो उसमें जरूर कांग्रेस को कुछ रिटर्न मिलेगा। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है,
कितना सही है, क्योंकि केंद्र के ऊपर ये सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी का है, देश के मुख्य विपक्षी दल का है। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता क्यों मौन है, ये भी आज सवाल पूछेंगे। लगातार विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, इस मुद्दे में कितना दम है, आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले वक्त में, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी चुनाव हैं, लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी अपने आप को किस तरह आगे मजबूत करके इन मुद्दों को उठाकर चलती है, आज इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता रमन मलिक हैं। रमन मलिक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सुखबीर तंवर हैं। सुखबीर तंवर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले रमन मलिक जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का, ये सारे मुद्दे बेवजह हैं, लेकिन कांग्रेस तो यही कह रही है कि असली वजह तो वही मुद्दे हैं जिनको हम उठा रहे हैं और आप उन पर बात नहीं करना चाहते हैं। रमन जी, आपका पहला रिएक्शन। मुद्दे वही हैं, उठा रहे हैं, आप बात नहीं करना चाहते और ना ही देश की जनता उसके बारे में बात करना चाहती है। 3 राज्यों के भी चुनाव हुए, वहाँ स्पष्ट रूप से दिख गया कि 180 में से 3 बहुत अच्छा है। 25 साल से जो प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश में है, ना प्रोडक्ट पास होता है, ना लॉन्च करने वाला पास होता है, तो भगवान की कृपा है उनके ऊपर। लेकिन एक चीज जो बड़ी स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा जी, वो ये है कि अदानी समूह या कोई और बिजनेस समूह 2014 के उपरांत पैदा नहीं हुआ, वो उससे पहले भी था और उसके पास सारे लाइसेंसेस पहले से थे। तो अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ये तो उनके लिए भी बताएं जिनको चिदम्बरम साहब फोन करके जिनको लोन दिलाते थे, या किसी कंपनी की चिड़िया जो होती थी लोगो उसके ऊपर लोन दे दिया, या इनके जो वधावन होते थे HDIL वाले उनको लोन दे दिया। ये जो पूरा प्रोसेस है इनका फोन बैंकिंग का, ये उस पर भी बात करें ताकि देश को पता लगे कि ये करते कैसे। लेकिन फिर भी मैं जो चीज आज समझना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे को सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि आज भारत की सॉफ्ट पावर ने सबसे बड़ा अपना कदम दुनिया में रखा और उसको ऑस्कर ने एक वो नाटू नाटू जो गाना है उसके ऊपर उनको ऑस्कर मिला। ये गर्व की बात है हर भारतीय के लिए जी। और यहाँ इस पैनल पे सभी जो बैठे हैं उनको गर्व होगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस को उसमें भी घृणा आ गई, क्योंकि ये एओएम और एंटोनियो मैनो की जो पार्टी है वो उसका भी एक दिन रुक के मजाक उड़ा लेते कि जी ये नाटू नाटू नहीं लूट लूट है। आपने मीम बनाना है बनाइए, आपका अधिकार है, लेकिन आज का दिन एक दिन तो रुक जाते कि अंदर ऐसे पेट में मरोड़ पड़ रहे थे कि सब्र नहीं होता था। और लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि इनके लिए राजस्थान है, जो वहां पे हालात हैं वीरांगनाओं के साथ, उसको भी एक बारी को छोड़ देते हैं। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं ये पूछता हूँ, उसी इलेक्शन कमीशन ने तो आपको उठा के हिमाचल की सरकार दी, वही इलेक्शन करवाए थे, वही आपको साफ सुथरा इलेक्शन समझ में आया, आपने वहाँ सरकार भी बना लिया, आपके मुख्यमंत्री भी विराजमान है। तब डेमोक्रेसी और खतरे में नहीं थी और इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है। तो ये जो सिलेक्टिव एमनीजिया की बीमारी है ना, इसका थोड़ा सा इलाज कराए, शायद जरूरत से ज्यादा हो गई। और सक्षम विपक्ष ना होना, ये सबसे बड़ी फेलियर इनका ये है कि हम एक अच्छा विपक्ष थे, उसका आशीर्वाद हमको ये मिला कि जनता ने चाहा कि हम सत्ता संभालें और सत्ता के माध्यम से सेवा करें। ये इनको विपक्ष बनने का अच्छा मौका मिला। ये अलबत्ता सारे के सारे नीलबता सन्नाटा है, ठीक है। और उसके बदले में इनको जनता फिर ऐसे करके बोलती चल आगे निकल। ये जो सिस्टम है ना, इसमें अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, सिर्फ विरोध के नाम पर सियासत आप लोग अपनी चमका रहे हैं,
जवाब। देखिए पराग जी, अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। जी। ये लोकतंत्र है, मगर ये सरकार लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने में लगी हुई है। सभी विपक्षी दल, खाली ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी विपक्षी दल जब एक मांग कर रहे हैं अडवाणी ग्रुप की जांच करने के लिए, जेपीसी की मांग उठा रखी है, तो सरकार पीछे क्यों हट रही? आज देखिए, शांति प्रिय प्रदर्शन था कांग्रेस का चंडीगढ़ के अंदर, सिर्फ राज्यपाल को ज्ञापन देना था। कांग्रेस पार्टी के ऑफिस से बाहर निकलते ही रोड के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगा दी गई, नाकेबंदी कर दी गई, उस मतलब सेक्टर से बाहर निकलने नहीं दिया, नेताओं को पकड़कर गाड़ी में बिठाकर गिरफ्तार कर लिया। ये हिटलर शाही नहीं तो क्या है? राज्यपाल को हम ज्ञापन भी नहीं दे सकते। ये चुने हुए प्रतिनिधि थे, जिसके अंदर एमपी भी था, विधायक भी थे सारे, वो राज्यपाल से मिल नहीं सकते, ज्ञापन नहीं दे सकते। ये तो वो लोग हैं, अगर सरपंच अपनी आवाज उठाए उन पर लाठी चार्ज करो, आंसू गैस के गोले दागो, कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग करे उनको भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटो। जो एमबीएस के स्टूडेंट है वो मांग करो तो उनके पास झूठे पर्चे दर्ज करके उनको कुटो। किसान अगर अपनी हक की लड़ाई लड़े तो ये उग्रवादी है, ये खालिस्तानी है। 13 महीने तक किस प्रकार किसानों के साथ इन्होंने जाति की, 750 किसान मर गए। जिस प्रकार इन्होंने सरपंचों को कुटा है, सरकारी कर्मचारी कुटते, लोग भूलते नहीं है। जिसके सर पे लाठी पड़ी है, जिसके खोए पे लाठी पड़ी है, जिसके पैरों पे लाठी पड़ी है, जिसके कमर पे लाठी पड़ी है, वो भूलने वाला नहीं है। जिसका घर का लाल चले गया वो भूलने वाला नहीं है। जिनके बच्चे जेल में बैठे हैं वो भूलने वाले नहीं है। उनका क्या कसूर था? यही कसूर था, अपने हक की बात कह रहे थे। अगर इतनी अच्छी बात थी, सरकार एक प्रयोग करती है, हर बार एक प्रयोग करती है। अच्छा हरियाणा की ले लो, आज चंडीगढ़ में ज्ञापन देने जा रहे थे सरकार के इशारे पे। अगर ये ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल को मिलने दे देते तो क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं था, ज्ञापन दिए आ जाते। किसका कदम था? पहले भी और हफ्ता पहले भी अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ज्ञापन देकर आए नहीं थी। कोई झगड़ा ही तो सारे विधायक गए, सारे लोग गए, ज्ञापन दे के आ गए, अपना बयानबाजी कर ली। ये रोकने का क्या मतलब था? किस लिए रोका? इन्होंने इस बात को रोका ना भी तानाशाही दिखानी थी। हम रोक सकते हैं लाठी के जोर पर, डंडे की जोर पर। एक बात पूछना चाहता हूँ, 2013 के अंदर अडानी ग्रुप के पास जो पूंजी थी 51,573 करोड़ की थी, और मोदी जी के चेता बनने के बाद उनके ग्रुप में मिलने के साथ वही प्रॉपर्टी 19,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पूंजी बन गई। इतना भारी ग्रोथ कैसे हो गया? ऐसी कौन सी जो चिराग की छड़ी हाथ में लग गई जो रातों रात ही वो पैसे कई गुना? ठीक है सर, ये आपके सामने है। ठीक है। ये इन्होंने क्या है, जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने का काम किया है। इन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी होने पौने दामों के अंदर। ठीक है सर, चलिए मैं आपके सवालों को लेकर रमन जी के पास जाऊंगा। ठीक है, स्टेशन है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, कांग्रेस के राज में बनी थी, ठीक है, वो सारी इन्होंने सरकार ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को ठीक है सर, कर लिया। चलिए, मैं अभी 2 लोग और हैं, एक एक जवाब पहले मैं ले लूं, फिर मैं रमन जी आप जवाब दे देता हूं इनका पहले। सर मैं एक साथ आप जवाब दीजिएगा ना मात्र एक लाइन का। रमन जी? मैं भी जवाब दूंगा। ये 30 जवाब आप दो, मैं भी जवाब दूंगा। आप बोलते हो ना बीच में, मैं जवाब दूंगा। और कमलनाथ जी से पूछ लो, बकायदा अपने बच्चों के नाम, अपनी वाइफ के नाम बकायदा शेयर खरीद के उसकी ट्रेडिंग बकायदा आप ये बताइए। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए प्लीज, प्लीज सर। 15 रुपए की शेयर की वैल्यू। ठीक है, चलिए बजरंग दास जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप। ठीक है सर, प्लीज। जो 15 रुपए की शेयर की वैल्यू थी, सर समय खराब हो रहा है ऐसे। जो प्रॉपर्टी जो 15 करोड़ की थी, वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
दिखाकर उसका मार्केट के अंदर आपने शेयर इशू कर दिया और वो पैसा अडवाणी जनता लूट लिया। चलिए, मैं अब ये रमन जी बताइए आपके क्या पास मतलब आऊंगा। हुआ है? बजरंग जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अभी 2 लोग और रमन जी आऊंगा, फिर आप एक साथ जवाब भी दीजिएगा सबका। रजत जी, समर्थन कर रहे हैं आप इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे आज उठाए? देखिए, कांग्रेस का यहाँ पे जो इशू है बीजेपी को लेके, उसका जो आज हुआ ज्ञापन सौंपना था ना, ठीक है। प्रजातंत्र लोकतंत्र में सभी को संवैधानिक अधिकार भी है ये कि आपको कोई मेमोरेंडम देना आप दे सकते हैं जी। वो जो भी इनका बीच में हुआ उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो आज आपका मुद्दा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके, इशू वो है। इशू ये नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या है। देखिए, निश्चित तौर पे मुद्दा बहुत गंभीर है। हिंडनबर्ग ने काफी सर जो ये सर सवाल माफी उठाए माफी माफी चाहूंगा बीच में रजत, थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ। हम चर्चा तो इसी पर कर रहे हैं ना सर कि देश में महंगाई है या नहीं है, बेरोजगारी है या नहीं है, रसोई गैस का सिलेंडर महंगा है या नहीं है, बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। यही तो मुद्दे हैं, आप लोग भी तो यही मुद्दे उठाते हैं। वही तो कांग्रेस पार्टी ने आज मुद्दे उठाए, वही तो मुद्दे थे ज्ञापन में। चलो, अच्छा है आपने ये माना तो सही कि ये मुद्दे हैं। सर आप लोग उठा रहे हैं तभी तो हमने ये मुद्दा उठाया ना, आप लोग की आवाज से तो हम बन रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, आप मानते हैं, क्योंकि वही पेट्रोल और डीजल आप डलाते हैं जो हम डलाते हैं। वही जब आप सामान खरीदने जाते हैं, आपको जो टूथपेस्ट, ब्रेड से लेके, आटे से लेके जो भी आप तो फिर सर मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी ने आज जो मुद्दे उठाए हैं, क्या आप उनके समर्थन में हैं? देखिए, ये मुद्दे और हम इसमें भी अडानी उठाते समूह हैं। का भी मुद्दा है, इसमें ये इंक्लूड है, ये सारे मुद्दे हैं। नहीं, आपने आज जो डिबेट का मुद्दा बेसिकली उठाया है, आपने हिंडनबर्ग और अडानी की रिपोर्ट को लेके उठाया है। ये सर मुद्दे सारा नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने आज उठाए हैं या जिन मुद्दों की आप लोग बात कर रहे हैं, हम आज उन सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो या फिर अडानी समूह का मुद्दा हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा हो या फिर अडानी की जो संपत्ति है उसमें इजाफे का मुद्दा हो। हाँ, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि हम और जो मुद्दे हैं उन पे लगातार आप बोलिए। बहस करते रहे। बोलिए आप बीच में थोड़ा इंटरप्ट ना करें, क्योंकि सभी को आप मौका दे रहे हैं बोलने का। निश्चित तौर पे सर आप सारे भी मुद्दे बोलिए, हैं लेकिन आपने एक पर्टिकुलर मुद्दे की बात की, इसलिए मैंने आपको टोका कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आप बोलिए, अपनी बात को रखिए, आप जिस भी मुद्दे पर बोलना चाहें इसमें से। अब मैं इंटरप्टेड बोल सकता हूँ, आप इजाजत दें तो। बोलिए सर। अनइंटरप्टेड, हाँ प्लीज। बीच में कोई विशेष टिप्पणी नहीं, आप बाद में कोई सवाल पूछना चाहें आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अडानी की जो ओवरनाइट ये जो इतना पैसा हुआ है जो अपनी वेल्थ के अंदर, और पहले एशिया के बने, उसके बाद सीधा ही जाके वो वर्ल्ड के नंबर 2 अमीर बन गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ये जो जितनी कंपनीज हैं, टाटा है, विप्रो है, ये सब कंपनीज जो हैं ये लाखों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। और जो आपके ये जो दुनिया के सबसे दूसरे अमीर उसमें है, ये कुछ हजार लोगों को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देती है, कुछ हजार। ये टॉप 15 टैक्स पेयर्स की सूची में भी नहीं है। आप मानेंगे एक शेयर की वैल्यू मार्च 2020 में मात्र 130 रुपए थी अडानी के। नवंबर 2020 में ये 4119 का एक शेयर हो गया। लाखों करोड़ की संपत्ति ओवरनाइट ऐसे ही नहीं बनती है। इनके जो सवाल है, कई सवाल उठे हैं। राजेश अडानी 2 बार फॉर्जरी टैक्स फ्रॉड के अंदर पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं। 2004 और 2005 में 1000 करोड़ की टैक्स की चोरी के मामले में। समीर वोरा है अडानी के जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में इनका कोई माइनिंग वगैरह का बिजनेस देखते हैं। देखिए, 38 जो शेयर कंपनीज हैं, जो मॉरिशस, जैसे पनामा आइलैंड का हुआ था, पहले आया था मुद्दा जिसमें कई सेलिब्रिटीज का भी नाम आया था, ऐसे ही करेबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, सिंगापुर में और यूएई में 38 शेयर कंपनीज क्रिएट की गई। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई। LIC जैसी और SBI, UTI में जैसी, जहां पूंजी लगी है आम आदमी की, आपकी मेरे जैसे लोगों की, आम आदमी की, उसको एक LIC को नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। प्रोविडेंट फंड का लोगों का पैसा लगा हुआ है जी। न्यू पेंशन स्कीम का पैसा लगा हुआ है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अब आप देखें, जो कुरनाल ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये विनोद अडानी मॉरिशस की जो एंटिटीज हैं, इनमें आपस में AMPS इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर लेन देन जो हुआ वो डाउटफुल है।
और इससे पहले क्रेडिट साइट, हिंडनबर्ग से पहले क्रेडिट साइट है, उन्होंने भी 8 सितंबर 2022 को अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लीवरेज कहने का इन्होंने बताने का काम किया था और किस तरह इन्होंने एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की, स्टॉक की मैनिपुलेशन करी। देखिए सेबी का जो हमारा वो है उसमें 75% से आप नहीं रख सकते हैं ज्यादा स्टॉक्स को। उसके अंदर भी आपको अगर गहराई से देखें तो इन्होंने 40-50% जो है नॉर्मल परसेंटेज से ज्यादा होल्ड किया। तो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, देखिए हिंडनबर्ग कोई ले नहीं सकता, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि वो अडानी के जो है वो खरीद सके शेयर, उनके पास लाइसेंस ही नहीं अकॉर्डिंग टू सेबी। तो हिंडनबर्ग का बहुत डीप वो है इशू, ये देखना वाली बात है, इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए निश्चित तौर के ऊपर। अगर पहले भी डिस्क्रिपेंसीज हुई है इसके अंदर तो यू हैव टू लुक इनटू दिस, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। रही बात महंगाई की, महंगाई का मुद्दा निश्चित तौर पे हम निरंतर तौर पे हर वक्त उठाते रहे हैं, इसके ऊपर हम कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। बेरोजगारी के ऊपर हमने ये जो कौशल रोजगार योजना है और अग्निवीर जैसी योजना है उनका मुख्य तौर पे हमने विरोध किया। हमने कहा है 81% आपकी जो 1,82,000 के आसपास जो पोस्ट खाली हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 40-45 हजार पोस्ट खाली हैं, ऐसी पुलिस की भर्तियां जो इनकी एक के बाद एक अंडर स्कैनर हैं, पुलिस कांस्टेबल से लेके 29 बार पेपर लीक हुआ, HPSC घोटाला, अन्य 29 बार पेपर लीक, फिर एक एक करके जो इनके 11-12 बड़े बड़े घोटाले हुए शराब रजिस्ट्री जैसे और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हर एक मुद्दा, चाहे वो अपना आशा वर्कर को लेकर हो, चाहे वो आपका यहाँ पे कर्मचारी हैं, चाहे रोडवेज कर्मचारी हैं, निरंतर तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल हर मुद्दे को जनता के बीच में उठाती रही है। क्योंकि आज आपने स्पेशल मेंशन किया हिंडनबर्ग को लेकर, तो मैंने इसके ऊपर हिंडनबर्ग की आपको कुछ बातें बताने का काम किया, जिसका निश्चित तौर पर एक जांच गठित हो जानी चाहिए थी बिना कहे। ये बार बार कहते हैं विपक्ष आप कोर्ट में चले जाइए, ये कोई सवाल, ये कोई बात है आप कोर्ट में चले जाइए? आपको ये दायित्व, जनता का पैसा जहां इन्वॉल्व होता है, दायित्व सरकार का है, ये सरकार को इसको देखना चाहिए। आप ये बताइए उनके क्या रिलेटिव्स भी हैं क्या सेबी में? ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि उनके कोई रिलेटिव भी हैं जो सेबी के, इसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते हो। ये सारा का सारा मेरे पास 4 पेज की रिपोर्ट मेरे पास तैयार है, किसी भी संदर्भ में आप बात करना चाहें, आपको डिबेट में टाइम कम पड़ जाएगा, मेरे पास पूरी तैयारी। चलिए सुखबीर तंवर जी, आप लोग मूलभूत सुविधाएं देने की बात करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो बेसिक नीड है लोगों की। इन मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं, जिन मुद्दों पर आज रजत जी बात कर रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें या फिर बजरंग दास जी ने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया, दोनों प्रवक्ताओं ने किसानों की बात की है, कर्मचारियों की बात की है, रोडवेज कर्मियों की, तमाम सारे मुद्दे हैं। आप लोग समर्थन इन मुद्दों पर कर रहे हैं बाकी विपक्षी दलों को अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, विषय समर्थन का नहीं है, विषय ये है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर भारतीय का, हर राजनीतिक पार्टी का संवैधानिक अधिकार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, जवानों के साथ किया, कर्मचारियों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, खिलाड़ियों के साथ किया, अनेक ऐसे, ये डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा जो इनके दुर्व्यवहार है अगर मैं गिनवाऊं तो। इसके अलावा जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस राष्ट्र और हरियाणा प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है, वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहती है। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं, कांग्रेस पहले अपना घर ठीक करे। विगत के 2 राज्यसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से कभी शाही कांड हो जाता है, कभी इन्हीं के अपना पूर्ण बहुमत होते हुए इनका राज्यसभा का उम्मीदवार हार जाता है, तो निश्चित तौर पर इससे ये प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं और अपने आप को जेल जाने से बचाने के लिए उनके सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा दोहरा चरित्र नहीं हो सकता। त्रिपुरा में इनके प्रदेश अध्यक्ष सरेआम कहते हैं मैं गाय खाता हूं, और वो प्रेरित भी करते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब यहाँ उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा गायत्री की राजनीति करती है और त्रिपुरा में इनके मुंह पे टेप लग जाती है। इसके अलावा निश्चित तौर पे आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, आज जो महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, 10 साल में बजरंग जी आऊंगा थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी करीब करीब विफल रही है, खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें और उससे पहले
का जो 10 साल का कुशासन कांग्रेस का रहा, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मैं आज बहुत ही खेद के साथ आपको कहना चाहता हूँ, गुड़गांव जैसे महानगर में आज शिक्षा के क्या हाल है, आज स्वास्थ्य के क्या हाल है, और वो तो शुक्र ये है कि चौटाला साहब ने अस्पताल उस जमाने में बनवा दिया था, उसकी वजह से वो स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी वो कैटर हो रही हैं। कितनी भारी जनसंख्या है, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, ठीक है, जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। निश्चित तौर पे इन्होंने सिवाय फंड्स को रिसाइकल करने के कोई काम आज तक नहीं किया है। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और इसके जो हम बात करें, जिस प्रकार का माहौल राष्ट्र में क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा पार्टी एक वॉशिंग मशीन बन के रह गई है। ठीक है, विपक्ष के नेताओं को या तो ये ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, और जो इनके पास आ जाता है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कम से कम 200-300 लोग ऐसे हैं, वो भी मैं नाम लेना शुरू करूं? नहीं सर, अब नाम मत लीजिए, बहुत समय कम पड़ जाएगा फिर। ठीक है, जिस प्रकार से इनके उसमें जाते हैं वो सब दूध के धुले हो जाते हैं, और अन्यथा ये सबके खिलाफ जिस प्रकार से सीबीईडी का प्रयोग करके इस भारतीय लोकतंत्र को जो खतरा इन्होंने पैदा कर दिया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और इसके लिए कांग्रेस भी कम उत्तरदायी नहीं है। चलिए, बजरंग जी आपकी बात पर हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं पूछूंगा उनसे आगे, लेकिन रमन जी से एक मैं पहले जवाब ले लूं, फिर बजरंग जी आप ही के पास में आ रहा हूं। रमन जी, एक तो जो ईडी है, सीबीआई है, इन संस्थाओं का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, ये सीधा आरोप सभी विपक्षी दल आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, और एक ज्ञापन ही तो सौंपने जा रहे थे सर, ज्ञापन सौंपने में क्या दिक्कत थी? मध्य प्रदेश में बताइए, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर प्रशासन ने कर दिया कांग्रेस नेताओं के ऊपर, यहाँ पर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, रोकने की कोशिश की गई है, और ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई अडानी ग्रुप ने जो 8-9 साल में ही इतनी ज्यादा भारी भरकम बढ़ोतरी हो गई है संपत्ति में? रमन जी, इन तमाम मुद्दों पर जवाब संक्षेप में चाहूंगा, बहुत शॉर्ट कमेंट रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अदानी ने क्या करा क्या नहीं करा वो आप देखिए, क्योंकि मैं कोई आसानी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि सब्सटैंशियली स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट मेरा भी रहता है, तो मैं जब उसको देखता हूँ तो उसमें मेरे को ये नजर में आता है कि जिस प्रकार से अवेलेबिलिटी डिमांड का एक रहता है और फ्यूचर ग्रोथ का दूसरा रहता है, तो अपने आप को जिस तरीके से जिन जिन सेक्टर्स में पोजीशन कर रहे थे लोग, नॉर्मली 40x पे 35x पे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जो वैल्यूएशन थी वो 60x के ऊपर लगानी शुरू हो गई थी बाजार में। तो वो बाजार की फोर्सेस को आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, बाजार हम सबसे समझदार हैं। दूसरी बात, बड़े स्पष्ट रूप से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जी अगर आपके पास ऐसा कोई भी चीज है आप जरूर करिए, क्योंकि आपको किसी ने रोका तो है नहीं। अब जैसे हुड्डा साहब गए थे और आज जो हुआ उसमें कुछ ना कुछ अंतर तो रहा होगा ना, क्योंकि अव्यवस्था फैलाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा एक्शन, और उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। और मजेदार बात यह है कि अभी तार साहब बोल रहे थे, तो वो उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो एजुकेशन के नाम पे बच्चों को धमका के चिट्ठी लिखवाते हैं और शराब बेच के अपने आप को नोट कमाते हैं। और ऐसे लोगों का मॉरल अधिकार कितना है ये जनता जानती है। और हरियाणा वाले तो एक चीज मानते हैं कि जो अपने घर की बेटियों के पैसे खाए या इस तरीके से शराब बेच के पैसे कमाए और घर बर्बाद करता है उसको नहीं छोड़ते, पता ही नहीं बख्शते। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी है, उसकी बात मैं आज आपसे बार बार करना चाहता हूँ कि 25-25, 30-30 साल के करार 2014 से पहले बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के इनको मिले हुए थे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो ये करार दिए थे, ये कोई बीजेपी ने तो सर दिए नहीं है, सारे प्रदेशों की सरकारों ने दिए हैं। तो ऐसा क्या हो गया? ये जो अदानी के प्लेन में जाने की बात है, ये भी बहुत सारे नेता लोग गए हैं, बहुत सारी अलग अलग पार्टी के, तो मैं उस पर भी बहुत ज्यादा बोल के आपका समय नहीं व्यर्थ करता। ठीक है, लेकिन जो सबसे मेजर इशू आता है वो ये है कि मेरे को एक चीज बताइए, एक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तंवर साहब आऊंगा जेल में किस लिए? करप्शन पे।
दूसरे आय से अधिक संपत्ति में जेल काट के आए, तीसरे माँ बेटा जो है वो अपने ही घर में चोरी करने के चक्कर में बेल पे हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगा और मैं प्रदेश की जनता को भी ये बोलता हूँ कि ये तीनों की मॉरल आइडेंटिटी क्या है, क्या इनका मतलब किस हैसियत से। लेकिन सर वो तो अपने नेताओं को देशभक्त बता रहे हैं ना, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तो आप लोगों ने फंसाया है। सुनिए एक में सुनिए, केजरीवाल साहब जिसके आगे कट्टर लगा देते वो जेल में पहुंच जाता। आप ये देख लीजिए, आज तक जिसके आगे कट्टर लगा, गहलोत साहब के लगा, उनके ऊपर केस सामने आ गया, सिसोदिया के, जैन साहब के, दूसरे हैं, ठीक है। और एक और चीज आपको बड़े मजेदार बताता हूँ, इन्होंने 2 लोगों को मंत्री पद से पंजाब में हटाया, किस लिए कि उनके ऊपर करप्शन के आरोप है। और जिनको कोर्ट ने इंडाइट करा, जैन साहब को और सिसोदिया जी को, इनको हटाने में ऐसे हो रही थी। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा यहाँ भी सामने आता है। तो मेरा सिर्फ इनसे आग्रह हाथ जोड़ के इतना है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करिए बिल्कुल। अगर किसी चीज में सत्य है और आपको लगता है सरकार नहीं सुन रही है, तो ये देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज इतना सक्षम है, वो सरकार को कुछ नहीं मानता। तो आप उनके दौरे पे जा सकते हो, या उनको भी आप ये सोचते हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश जो है। ठीक है सर, चलिए सुखबीर जाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बजरंग दास जी, अब आप लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको तो निराधार बीजेपी बता रही है, और ये कह रहे हैं कि जब आप राजस्थान में वीरांगनाओं पर लाठीचार्ज करवाते हैं तो वो क्या लोकतंत्र के लिए सही होता है, और जब राजस्थान में अडानी इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको सही लगता है? बजरंग जी। देखिए फिराज जी, आज देश के अंदर अनेकों बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये मुद्दे को गोल कर देते हैं। जैसे आज ज्ञापन हमने दिया, ज्ञापन के अंदर हमने अडानी ग्रुप का भी जिक्र किया, साथ में महंगाई और बेरोजगारी का भी आंकड़े से जिक्र किया। आज देखो केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार आज क्राइम के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है, बेरोजगारी अव्वल स्थान के ऊपर है जी। ये वो सरकार अनु कहती थी 1.5 साल पहले एक कानून लेकर आई थी, उद्योग के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी देंगे। 75 आदमी को भी ये नौकरी नहीं दे पाए। दूसरी बात, ये कहते थे हमारी सरकार बना दो, जो पेट्रोल जो है 60 रुपए लीटर, हम 35 रुपए लीटर देंगे, वो 100 पार कर दिया। ये वो कहते थे हमारी सरकार बना दो, 400 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर 250 में कर देंगे, आज 1150 कर दिया। मोदी साहब ने नारा दिया था, 22 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, 2 को नौकरी नहीं दे पाए। ये वो सरकार है, जुमले की सरकार है, लोगों को ठगने की सरकार है, और सारी दुनिया इनको जानती है। इनके ऊपर, इनके पास एक ही हथियार है कि जो कोई बोले उनके ऊपर दबाव बनाओ, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, और यहाँ स्थानीय पुलिस से लाठी चार्ज का झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर उनको। सर अब वीरांगनाओं के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर भी थोड़ा सा बोल लीजिए, अडानी के राजस्थान में इन्वेस्ट को लेकर भी थोड़ा सा बोल लीजिए। देखिए अब आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है, तो आप भी सवाल से भटक रहे हैं। सुनो, हमारी टर्म कंडीशन देखिए, हमने कोई सरकारी प्रॉपर्टी अडानी को फ्री में नहीं बेची, हमने तो इन्वेस्ट क्यों करवा रहे हैं सर? इन्वेस्ट आप इन्वेस्ट करवा रहे हैं तभी तो संपत्ति बढ़ रही है। संपत्ति कहाँ बढ़ रही है? संपत्ति नहीं, हमें तो बिजली का काम है। आप बाइकआउट कर दीजिए फिर अडानी का, राजस्थान में क्यों इन्वेस्ट करवा रहे हैं? देखो बाइकआउट तो हमने आप समझ लो इस सरकार ने का भी कर रखा है, और जिस प्रकार आप बात कर रहे हो, मेरे आप पार्टी साथी बोल रहा था भी कांग्रेस भी गुनाहगार है। मैं पूछना चाहता हूँ, ना तेल में ना तेरा में, या तो वो आप पार्टी है, इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े, दोनों जगह, हर जगह जमान जब्त हुई। पंजाब में तो जीत गए ना। मैं ये बताता हूँ, इनका कोई सौदा ही नहीं है हरियाणा के अंदर, इनका चुगड़ा साफ है। यहाँ ये पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, ठीक है, सिर्फ ये सुखियों में रहने के लिए झूठी बयानबाजी करे, जबकि इनके जो कुछ कार्यकर्ता है वो रोज पार्टी छोड़ कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे, उनको रोक ले। इनके नेता पार्टी, कई लोग तो ऐसे सीनियर नेता है वो पार्टी ज्वाइन करने लाइन में खड़े कांग्रेस की, ये हालात इनके। ठीक है,
चलिए रजत जी से पहले मैं जवाब ले लूं, उसके बाद सुखबीर जी आपके पास आ रहा हूं। रजत जी, बहुत सारे मुद्दे आप लोग भी उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हरियाणा में ना तो बीजेपी का कोई अस्तित्व बचा है, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया। अब मुकाबला आप अपना किसके साथ मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी के साथ होगा, कांग्रेस के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा? मैदान में अगर इंडिपेंडेंट भी हुआ तो मुकाबला उसके साथ भी होगा, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। सब पार्टियों को लोकतंत्र में अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना अच्छाइयां गिनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि दूसरों की हम बार बार बुराइयां करें। लेकिन हाँ, जहां पे बात हरियाणा की जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात की आएगी, वहां बात एक राजनीतिक, क्या कहते हैं, सकारात्मक जो राजनीतिक, अगर हमें कोई राजनीतिक विरोधी प्रतिद्वंदी ये भी कहता है कि राजनीति करते हैं, तो हम एक सकारात्मक राजनीति करते हैं। जो जनता के मुद्दे होते हैं, सड़क से लेकर हमारे को विधानसभा के पटल तक, हम उसको बाखूबी उठाने का काम करते हैं। और वो मुद्दे किसी से छुपे नहीं होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में होते हैं। वो लोग सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि कोई हमारी बात जोर से पुरजोर तरीके से विधानसभा के अंदर और बाहर उठाने का काम करें। अब बात आती है, मैं एक एक करके, क्योंकि मैं ज्यादा समय अब अडानी के ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि बात आपने राजस्थान की, तो राजस्थान की बिजली अडानी जी के पास है और उन्हें पूरा अधिकार है कि वो जब मर्जी जितने मर्जी रेट बढ़ा सकते। हमारा जो विरोध रहा था, हम यही चाह रहे थे कि सरकार की जो किसान 3 काले कानून थे, कि एक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन नहीं है, आप मर जाए। आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दे जिसके ऊपर आपको पता है, एक उदाहरण है आपके पास, जो सोलन में और यहाँ हिमाचल में जो अंबुजा के एसीसी के जो सीमेंट प्लांट जो उन्होंने बंद, तो लेने के बाद अगर आपको वो चलाने नहीं थे तो आप उन्हें खरीदते ना। अब उनका उसमें अब ऐसा हाल हो गया, तो उसमें अब अपना शेयर भी बेच रहे हैं उसके अंदर। तो देखिए, जहां इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हो, उसमें आपको वहां मुनाफे के लालच के चक्कर में जनता का पैसा या किसी को भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना दे दें कि वो, जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी रफू चक्कर हो गए, वो भी कहीं रफू चक्कर ना हो जाए। और हरियाणा नहीं, ये हरियाणा की और पंजाब की लड़ाई नहीं थी, पूरे देश की लड़ाई थी, जिसको आप धीरे धीरे समझेंगे कि वजह क्या थी विरोध की। एक अकाउंटेबिलिटी बनती है इसमें सरकार की। आप किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में सब कुछ, इन्होंने स्टॉक लिमिट भी हटा दी थी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, जितना मर्जी चाहे भंडारण करो, इंडिया से बाहर भेज दो, ताले मार दो ना दो, भुक्खा मारना है वो भी उनके हाथ में है, जब मर्जी दाम बढ़ाने वो भी उनके हाथ में। चलो अब उनसे हटते हैं। अब बात आती है भाजपा के प्रवक्ता की। भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ एक बात कही कि करप्शन के चार्जेस में अंदर थे। मैं उनसे एक चैलेंज करूंगा, आप व्यक्ति 1 रुपए की करप्शन हुई हो, वो आप व्यक्ति का नाम और इतने पैसे उस व्यक्ति ने दिए। यहां एक अजीब विडंबना है। देखिए, पहला केस होगा जहां शिकायतकर्ता या तो दोषी होगा या चौटाला साहब होंगे। यहां शिकायतकर्ता भी दोषी और चौटाला साहब भी दोषी। आप ये मानेंगे, जिस भर्ती को लेके था, उस भर्ती को मानने सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ठहराया। उसी भर्ती के जो थे, उनकी इंक्रीमेंट भी हुई, उनकी प्रमोशन भी हुई, और उस भर्ती में से कई बच्चे डायरेक्ट HCS बन के आए, जिन्होंने बाद में थे। इन्होंने बात, आसान होता है बोल देना, क्योंकि पता है जब आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते ना, तो उसको बदनाम करो, केसेस डालो, सब कुछ करो। हरियाणा के ऊपर कर्ज था, हरियाणा का पिछला कर्ज हरियाणा को मुक्त करते आगे हरियाणा का खजाना भरा छोड़ के गए और चौमुखी विकास हुआ। 4 लाख पक्के कर्मचारी भी रहे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम भी दी, सब कुछ दिया। इन्होंने क्या किया? 3 लाख करोड़ कहना आसान है, 3 लाख करोड़ के करके, मुझे पता था तकलीफ होगी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, बहुत जल्दी से कंक्लूड कर लीजिए रजत जी, क्योंकि समय कम है। थोड़ा सा संयम रखिए रमन जी, प्लीज थोड़ा समझाएं। सम्मानित प्रवक्ता है आप, देखिए आप तो ऐसे नहीं थे कभी भी, आप बीच में नहीं बोलते। ठीक है, चलो अब मैं सरकार आपके द्वार की, कोई ऐसा मुख्यमंत्री है आज तक हरियाणा में, या तो चौधरी देवीलाल घूमे या चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी, सरकार आपके द्वार के माध्यम से पूरे हरियाणा में घूमे, लेकिन वो अभी कभी थके नहीं। ये नहीं कि वो सत्ता में रहने से घूमे, वो सत्ता से पहले भी ऐसे गाँव में घूमते थे, और वो आज तक पार्टी का कोई वर्कर इतना मेहनती नहीं है आज की डेट में जितने। मैं चूंकि समय खत्म हो रहा है हमारे पास, सुखबीर जी से फाइनल कमेंट अब ले लेता हूं। सुखबीर जी, ठीक है, चलिए रमन जी प्लीज थोड़ा सा आप सुखबीर जी को भी सुन लीजिए। सुखबीर जी, आप बजरंग दास जी कह रहे हैं कि आप बार बार कांग्रेस को लपेटे मिले रहे हैं, आप तो कहीं पर है ही नहीं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं सर इतने दमदारी के साथ? देखिए,
देखिए बजरंग दास जी जो कहें हम तो सबकी मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से रमन मलिक जी ने कहा कि ये अडानी के प्रवक्ता नहीं है, निश्चित तौर पे रमन मलिक जी अडानी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आचरण संसद में रहा है और अडानी के मुद्दे पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं करना, ये लोकतंत्र पे प्रहार है। ठीक है। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं रमन मलिक जी, जब आप भ्रष्टाचार की बात करें तो उससे पहले आप बंगारू लक्ष्मण के विषय में जरूर सोच लिया करें, और जब शराब की बात करें तो जो कोविड में आपने शराब पिलवाई, जब सब कुछ बंद था, और कोविड में आपने किस से बात करते हैं? चलिए सर, ठीक है, नगर निगम दिल्ली के चुनाव के बारे में ठीक है, ठीक है, जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक है। चलिए सर, आज हमें समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, आप चारों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो तमाम मुद्दे और उन मुद्दों को लेकर, देश से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन पर काम नहीं हुआ, नीतियां केंद्र सरकार की ठीक नहीं है। अडानी समूह को लेकर लगातार ईडी सीबीआई को लेकर लगातार आरोप केंद्र के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इन मुद्दों पर कैसे जीत पाएगी बीजेपी, या फिर इन मुद्दों को कैसे जनता के सामने पेश कर पाएगा विपक्ष, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।